नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगली सरकार तेजस्वी यादव की बिहार में बनने जा रही है और इसी से काफी ज्यादा खुश है आरजेडी का खेमा, साथ ही साथ लालू परिवार और कहीं ना कहीं ताजपोशी की तैयारी अभी से की जा रही है, राज तिलक की तैयारी उनकी। और साथ ही साथ आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, उनसे तेजस्वी यादव कैसे डील कर सकते हैं, या फिर जो एजेंडे उनकी तरफ से सेट किए गए थे क्या उन्होंने मजबूर कर दिया एनडीए सरकार को भी, एनडीए के लोगों को भी कि उसी एजेंडे पर इस बार पूरी की पूरी बिहार की राजनीति जो है वो घूमे। जाहिर सी बात है इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पे जरूर उभरे हैं, तो उन्हीं पर पूरी आज बातचीत होगी। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, उनसे हर एक सवाल का हम जवाब जो है जानने की कोशिश करेंगे। इस बार हमने चुनाव में देखा कि तेजस्वी यादव काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में थे, साथ ही साथ उन्होंने जो एजेंडे सेट किए, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, 10 लाख की नौकरी देने की बात उन्होंने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी ज्यादा से पहले से खराब रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो ये यूएसपी थी और इसी को वो दिखा रहे थे, जंगल राज की याद दिलाकर लोगों को डराने की कोशिश भी की जा रही थी। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे ठीक करेंगे और बिहार में पुलिस का मुखिया आखिर किससे बना सकते हैं? देखिए शिप्रा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने जो तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया उसमें आपने दो चीजें छोड़ दी, पढ़ाई और लिखाई। जी जी जी। देखिए यह भी बात सही है कि राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है, बशर्ते कि नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आए। और राज तिलक की तैयारी के साथ ही देखिए सोशल मीडिया पर राजद को लेकर जो भय रहता है, या आपने ही कहा कि नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज की याद दिलाई जी जी, उसे लेकर जो चर्चा होती है वह चर्चा शुरू हो चुकी है। और बेशक सबसे बड़ी चुनौती यदि राज तिलक होता है तेजस्वी यादव का, तो लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में कानून व्यवस्था को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था को ही अपनी यूएसपी मानते रहे और उन्होंने कहा कि जंगल राज को हमने खत्म किया है। देखिए मैंने कहा सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए पटना में एक कॉलेज है, सीमेज कॉलेज है। सीमेज कॉलेज के डायरेक्टर हैं नीरज अग्रवाल। देखिए नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इशारा तेजस्वी यादव की ओर ही है। वे फेसबुक पर लिखते हैं, तुम्हारे सामने 50 साल की संभावना है। देखिए तेजस्वी की उम्र 30+, मतलब 31वें साल में प्रवेश किए हैं, तो 40 साल आगे तो राजनीति कर ही सकते हैं। नीतीश कुमार की उम्र अभी 70 साल हो गई है। तुम्हारे सामने 50 साल की संभावना है, लेकिन अगले 5 साल की गलतियां भारी पड़ेगी। मतलब तेजस्वी यादव को अलर्ट किया जा रहा है, तुम्हारी गलतियों का इंतजार बहुतों को है। मतलब तुम गलती करो, इसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। बगल में अखिलेश की गलतियों से सीखो। मतलब ये यूपी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जो गलतियां करी और बाद में सत्ता से बाहर आ गए, वह भी याद करा रहे हैं। जो सिंहासन पर बैठाती है वो उतार भी फेंकती है, मतलब जनता। कतार में कन्हैया और चिराग भी है। कन्हैया कुमार और चिराग की बात कहकर इन्होंने भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है। अब तेजस्वी से आगे क्या कर रहे हैं? लंबी पारी खेलने की नीयत से उतरो। मतलब उम्र 30 साल है, 31वें साल में प्रवेश किए हो, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, तो लंबी पारी खेलने की नीयत से उतरो। इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। तुम्हारे पिता तुमसे बड़े हीरो थे, मतलब लालू यादव की बात कही जा रही है, और शायद रहें। उनके कार्यकाल की उनकी गलतियों से सीखो। देखिए तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे पिता के कार्यकाल में गलतियां हुई उनसे सीखो। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि देखिए जो पहले हुआ है वो सब नहीं होने वाला है। आगे लिखते हैं, सिर्फ सत्ता समीकरण साधने के बजाय राजहित की चिंता करनी होगी। जुमलों के बजाय नियत और काम पर ध्यान देना होगा। तो जुमलों के बजाय नियत और काम पर। तो देखिए इसी के साथ गुड गवर्नेंस की चर्चा, तेजस्वी यादव क्या गुड गवर्नेंस दे पाएंगे बिहार को, बिहार को लॉ एंड ऑर्डर दे पाएंगे, यह चर्चा शुरू हो गई है। और यह बहस भी होने लगी है कि क्या वो दौर आ जाएगा 1990 से 2005 तक का दौर। देखिए वो दौर आना अब संभव नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना सशक्त है
ये वह सरकार की बैंड बजा देगा यदि कोई गुंडागर्दी करेगा तो। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव हो सत्ता के सिंहासन पर या कोई और हो जी, उनके कानों पर जू तो रेंगेगी ही रेंगेगी। अब देखिए सोशल मीडिया किसी को सोने नहीं देता है, क्योंकि जनता ही आवाज है और वह सरकार को झकझोर देता है जी। अब आपने कहा कि कानून व्यवस्था संभालने को, बिल्कुल, कानून व्यवस्था संभालना है तो देखिए मंत्री तो बनते रहेंगे। तेजस्वी यादव यदि जीत रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो मंत्रिमंडल भी बनेगा, मंत्री भी बनेंगे। मंत्रियों का महत्व तो अलग है, मंत्री कितने पावरफुल होते हैं ये बहस का विषय है जी। मंत्री तो बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछ दिया शिप्रा जी, कि बिहार पुलिस का मुखिया कौन होगा। बिल्कुल। देखिए बिहार पुलिस का मुखिया मतलब डीजीपी। डीजीपी ही वो चेहरा होता है जिसके माध्यम से आप यह बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था संभालने के प्रति आप कितने जवाबदेह हैं। तो जाहिर तौर पर यदि तेजस्वी यादव का राज तिलक होता है, जो चर्चा है कि वो गांधी मैदान में धनतेरस या दीपावली के दिन एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट आए तो शपथ ग्रहण ले सकते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती, देखिए पहला कैबिनेट पहली कलम 10 लाख रोजगार तो हो जाएगा, लेकिन पूरे बिहार में ठाई ठाई ना शुरू हो जाए, इसके लिए सबसे पहले सचेत रहना होगा। अच्छी बात है कि कल रात से ही राजद ने अपने सभी समर्थकों को, सभी नेताओं को यह सचेत किया है कि जीत की खुशी में भी पटाखे नहीं फटने चाहिए, मिठाइयां जरूर बांट लीजिए। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस का मुखिया कौन होगा। बिहार पुलिस के अभी मुखिया हैं एसके सिंघल जी। एसके सिंघल जो है गुप्तेश्वर पांडे ने जब बीआरएस लिया उसके बाद उनको बनाया गया और वे कार्यवाहक हैं, मतलब एक्टिंग हैं जी। तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बात तय है कि एसके सिंघल डीजीपी नहीं रह जाएंगे। एसके सिंघल जो डीजीपी हैं वैसे भी इनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2021 तक है। एसके सिंघल का नहीं बने, देखिए एसके सिंघल क्या है यह भी समझ लीजिए जी। एसके सिंघल जब कार्यवाहक डीजीपी बने तो बड़ी चर्चा हुई कि ये वो पुलिस पदाधिकारी हैं जो सिवान में शहाबुद्दीन से भिड़े थे। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं पिछले 3 दशक से कम बिल्कुल क्राइम जर्नलिज्म किया है। मैंने वो दिन भी देखा है, मुझे वो दिन भी याद है जब जिस भिड़ंत की बात हो रही है, ये सिंघल वहाँ एसपी थे, इसके सिंघल जो मौजूदा डीजीपी हैं एक्टिंग, वो भिड़े नहीं थे। शहाबुद्दीन ने कहे कि चुनाव का दिन था, शहाबुद्दीन से भिड़ंत हो गई थी और शहाबुद्दीन अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे, इसके सिंघल कामयाब नहीं हुए थे। फिर इसको लेकर जो केस मुकदमा चला उसमें भी शहाबुद्दीन के खिलाफ बहुत मजबूती से मौजूदा जो डीजीपी हैं इसके सिंघल ने बहुत ठोस गवाही नहीं दी थी। खैर चलिए ये पुरानी बातें हैं। तो इसके सिंघल का तो डीजीपी बने रहना संभव नहीं दिखता है। तो इसके बाद सवाल है कि और कौन कौन से हो सकते हैं लिस्ट में। देखिए यदि एनडीए लौटता, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते तो ये बात करीब करीब तय लग रही थी कि कुमार राजेश चंद्रा हैं, डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में हैं, उन्हें दिल्ली से बुलाया जाता और कुमार राजेश चंद्रा बिहार के डीजीपी होते। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक है। लेकिन नीतीश कुमार यदि सत्ता में नहीं लौट रहे हैं तो कुमार राजेश चंद्रा का डीजीपी बनना संभव नहीं लगता है। देखिए कुमार राजेश चंद्रा वो आईपीएस ऑफिसर हैं, जब भी बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आए या यूं कहें कि पटना से सीनियर एसपी के तौर पर सुनील कुमार को हटाना पड़ा तो नीतीश कुमार की पसंद कुमार राजेश चंद्रा रहे। ये दूसरी बात है कि सुनील कुमार अब जेडीयू के भोरे से उम्मीदवार हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो कुमार राजेश चंद्रा के बारे में अब यह भी खबर आ रही है कि उन्होंने बिहार लौटने से इनकार कर दिया है। अब देखिए आगे जो पंक्ति है उसमें 3 आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजी रैंक के हैं। उनकी चर्चा हो रही है कि ये बिहार के नए डीजीपी हो सकते हैं बशर्ते तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। पहला नाम है आलोक राज का। ये 1989 बैच के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल बहुत लंबा है, 31 दिसंबर 2025 तक का। दिनेश सिंह बिष्ट हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल है 30 नवंबर 2021 तक का। और तीसरे हैं
RS भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी पंजाब के रहने वाले हैं और इनका कार्यकाल है 30 सितंबर 2025 तक का। इनका नाम सामने आने के साथ ही ये जरूर जहन में आता है कि ये बहुत ही सख्त ऑफिसर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे देखिए, पहले हम चर्चा कर लें दिनेश सिंह बिष्ट के बारे में। जी जी। देखिए, दिनेश सिंह बिष्ट के बारे में जैसा मैंने बताया, जो डीजी पद की रेस है, यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, दिनेश सिंह बिष्ट भी लालू यादव के जमाने से, मुझे याद है कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे जी, तो ये मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे। अच्छा। ठीक है। और लालू यादव के पहले निजी सहायक हुआ करते थे मुकुल किशोर कपूर, उनके ये बाद में बहुत करीब हो गए थे। आगे ये सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए, बहुत लंबे अरसे के बाद, कई दशकों के बाद ये वापस आए हैं जी। अब ये बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, यह तो तेजस्वी यादव को फैसला करना होगा जब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। बिल्कुल। दूसरे आलोक राज, आलोक राज बिहार के ही रहने वाले हैं। अच्छा। सबों के चहेते हैं, फिट बैठते हैं और कई जिले उन्होंने देखे हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां उन्होंने देखी हैं जी। CRPF में भी रहे हैं, बहरहाल DG ट्रेनिंग है। आलोक राज का आवास भी, जो अपना निजी आवास है, पटना के कंकरबाग में है। तो आलोक राज भी इस रेस में है, यह बात सही है। आपने तीसरी बात कही RS भट्टी के बारे में। RS भट्टी के बारे में। देखिए, RS भट्टी पंजाब के रहने वाले हैं और बेहद सख्त पुलिस पदाधिकारी हैं जी, बहुत ही सख्त। कहा जाता है कि इनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि आप बहुत दिनों से आपने क्राइम जर्नलिज्म भी किया है, क्राइम एनालिस्ट आप रह चुके हैं, तो RS भट्टी के बारे में क्या कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी कहानी दिलचस्प वाली जो होगी जो हमारे दर्शकों को आप सुना? देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं RS भट्टी के बारे में। भट्टी जो हैं हल्ला करने वाले IPS नहीं हैं। अच्छा। लेकिन इतना डरा देते हैं अंडरवर्ल्ड को कि वो थर थर कांपने लगता है, समझे ना। तो देखिए, 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं जी। राजविंदर सिंह भट्टी की मुझे जो पुरानी याद है, किसी IPS की पहली पोस्टिंग होती है ASP के रूप में, तो ये बार के ASP बने थे। अच्छा। और बार में ASP रहते हुए इन्होंने अनंत सिंह को भगा दिया था। अच्छा, मोकामा से भगा दिया? हाँ, बार से। बार मोकामा से अनंत सिंह लापता हो गए थे जी। और ASP रहते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो विधायक थे, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, किसी विधायक की गिरफ्तारी कार्यवाही के दिनों में बगैर विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत के बिना नहीं होती है। इन्होंने दिलीप सिंह को बार से पटना आकर गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। और मुझे वो दिन याद है जब ये गिरफ्तार कर चुके थे। मैंने पटना के SSP मिस्टर सुवर्णो हुआ करते थे और ग्रामीण SP मिस्टर रमेश कुमार सिंह थे। मैंने उनसे पूछा था कि दिलीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कैसे हो जाएगी गिरफ्तारी? मैंने पूछा कि शायद RS भट्टी आए हैं बाहर से और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है जी। उन्होंने कहा भट्टी कुछ भी कर सकता है। तो ये उस मिजाज के अधिकारी हैं। हाँ, लेकिन इनके साथ एक बात कही जाती है जी, सुनते किसी के नहीं है, सुनते सिर्फ कानून के हैं। अच्छा। तो यदि गलत है तो गलत है जी। और तो भट्टी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। देखिए, भट्टी बाद में सिटी SP बने। अच्छा। सिटी SP पटना बने डॉक्टर अजय कुमार के बाद। और भट्टी के सिटी SP बनने के बाद पटना के कितने अपराधी नरक लोक को चले गए, अच्छा, गिनती संभव नहीं है। मुझे याद है उन दिनों की पटना में एक BK गोप जक्कनपुर थाना में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बाद में DSP बने। अच्छा। तो वे अपराधियों को यह कहकर डराया करते थे कि देखो, हमारे सिटी SP के पास एक लाल डायरी है, उस लाल डायरी में जिसका नाम लिखा गया वह नरक लोक पहुंच गया। अच्छा। इसलिए नरक लोक जाने से बचना है तो पहले जेल पहुंच जाओ, बाहर मत रहो। मुझे वो दिन भी याद है सिटी SP रहते हुए कि गोरिया टोली के कुछ बदमाश बदमाशी कर रहे थे। अच्छा। और गोरिया टोली को छेड़ने की ताकत किसी पुलिस पदाधिकारी को नहीं होती थी, लालू यादव का ही रिजिम था। अच्छा। लेकिन ऐसी लाठियां पड़ी, देखिए, ये बाद में CBI में चले गए। अच्छा। और 2005 में KJ राव इन्हें दिल्ली से लेकर चुनाव के वक्त बिहार आए। अच्छा। और
क्या हुआ, इन्हें सिवान में पदस्थापित किया गया। तब तक शहाबुद्दीन फरार चल रहे थे। अच्छा। देखिए, शहाबुद्दीन के खिलाफ रेड्स भले किए हों रतन संजय ने और सीके अनिल ने, लेकिन शहाबुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो केजे राव लेकर आए चुनाव आयोग वाले, और उन्होंने कहा कि मुझे शहाबुद्दीन चाहिए। समस्या ये पैदा हो गई कि सिवान में एसपी का पोस्ट था और आरएस भट्टी सीबीआई में डीआईजी बन चुके थे। अच्छा। तो उन्हें वहां पदस्थापित कैसे किया जाए? तो सिवान में आरएस भट्टी को पदस्थापित करने के लिए एसपी के पोस्ट को डीआईजी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। भट्टी की पोस्टिंग होते ही एक पखवाड़े के भीतर खबर आई कि दिल्ली में शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हो गई, और दिल्ली पुलिस ने यह कबूल किया कि गिरफ्तारी जो है वह सिवान पुलिस ने की है। अच्छा। और आपको आश्चर्य होना चाहिए शिप्रा, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने वाला पुलिस पदाधिकारी कोई और नहीं था, एक महिला थी, गौरी कुमारी, आपकी तरह लड़की। अच्छा। ठीक है ना, इतने बड़े बाहुबली को। तो बाद में जब किस्से कहानियां आई तो मालूम हुआ कि भट्टी ने कुछ इस तरीके का ताना बाना बुना कि उस गौरी कुमारी को उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना दिया और दिल्ली में यहाँ वहाँ लगा दिया, ताकि किसी को शक शुबा हो ही नहीं। और फिर तो शहाबुद्दीन निपट ही गए, आज तक सड़ ही रहे जेल के भीतर। तो ये अब देखिए, दिलीप सिंह की गिरफ्तारी, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी, विधायक अशोक सिंह हत्याकांड हुआ। अच्छा। पटना में। इसके बाद उसमें नाम आया प्रभुनाथ सिंह का, दबंग प्रभुनाथ सिंह का। प्रभुनाथ सिंह को इतना खदेड़ा भट्टी ने कि वो भागते भागते परेशान हो गए, बहुत भाग ही नहीं पाए। अच्छा। और इतना दबाव बना कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन, छपरा में एक मजिस्ट्रेट के घर में जाकर प्रभुनाथ सिंह को सरेंडर करना पड़ा। तो भट्टी दूसरे किस्म के अधिकारी हैं। देखिए, यदि आपको कानून व्यवस्था, भट्टी हल्ला नहीं करते हैं, वो रिजल्ट देना जानते हैं। एक और वाकया, यदि आपने किस्सा सुनने की बात करी, हमारे व्यूअर्स में जानना चाहते होंगे। बिल्कुल। लालू यादव के ही कुछ अपने ही परिवार वाले थे, वो बहक रहे थे। अच्छा। लालू यादव का घर जो है वो गोपालगंज में है, आपको पता ही है। तो लालू यादव को सब कुछ ठीक करना था, जो बहक रहे थे, सैट देना था। अच्छा। तो लालू यादव ने कुछ नहीं किया, आरएस भट्टी को गोपालगंज का एसपी बना दिया। अच्छा। गोपालगंज में आरएस भट्टी ने कमान संभालते ही जो बहक रहे रिश्तेदार थे सत्ता के नशे में, उनमें से एक के ससुराल में छापा मारा और सारी गाड़ियां और जो कुछ था उसको सीज कर लिया। अच्छा। और दूसरे जो बहक रहे थे उनके यहाँ भोरे भोरे रेड हुई। तब यदि हम ठेठ बिहारी भाषा में कहें और गोपालगंज की भाषा में कहें तो जो उनके रिश्तेदार थे वो झाड़ा फिर रहे थे, दीवाल छड़प के भाग गए कि भट्टी आ गया है जी। तो देखिए, उस जमाना था भट्टी का। पटना हाई कोर्ट जो बिहार में ये और दौर की बात है जब जंगल राज जी। पटना हाई कोर्ट भी बिहार में जो केस डिटेक्ट नहीं होता था, कहा जाता था कि भट्टी को दे दीजिए। अच्छा। एक और वाक्य आपको सुना देते हैं, जब आपने सुना ही सुनने की ही कोशिश की है। बिल्कुल। भट्टी गोपालगंज में एसपी थे। छपरा में एक डॉक्टर साहब के बेटे का अपहरण हो गया। 40 दिन हो गए, बच्चे का पता ही न चले। डीजी से लेकर सीआईडी से लेकर सारी एजेंसियां थक चुकी थी। अच्छा। बिहार में, पूरे बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल 11 दिनों की हो चुकी थी। अब लगता था कि बच्चा नहीं मिलेगा। डॉक्टर 11 दिन हड़ताल कर चुके थे। अब सवाल यह पैदा हुआ कि हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी। तो जो हड़ताली डॉक्टर थे वे लालू यादव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब पता नहीं बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस केस को आप गोपालगंज एसपी आरएस भट्टी को हैंडओवर कर दीजिए। अच्छा। लालू यादव को लगा इससे आसान काम क्या होगा। लालू यादव ने तुरंत इस केस को आरएस भट्टी को हैंडओवर कर दिया। अब आरएस भट्टी की तलाश शुरू हुई, है कहाँ वो, तो मालूम हुआ वो छुट्टी पर हैं। अच्छा। पंजाब गए हुए, पंजाब के रहने वाले हैं आरएस भट्टी। तो पंजाब में उन्हें तलाशा जाने लगा जी। तो मालूम हुआ पंजाब में घर पर भी नहीं है। अच्छा। वो जमाना, उस जमाने में मोबाइल और ये सब चीजें नहीं आई थी। तो मालूम हुआ कि छुट्टियों में वे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अरदास कर रहे हैं। अच्छा। तो खैर वहां उनकी तलाश हुई और कहा गया कि देखिए बिल्कुल अर्जेंट है, आप बिहार लौटिए। तो वो स्पेशल फ्लाइट से बिहार आए। 40 दिन हो गए थे। मैं तब आज अखबार में काम करता था। अच्छा। और मेरे साथ एक और मेरे साथ काम करने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के क्राइम रिपोर्टर थे, संजय झा। अच्छा। तो भट्टी लौटे और आईपीएस मेस में थोड़ी देर के लिए रुके। हम लोगों ने पूछा कि देखिए ये इतना टफ केस है, आपको मिल गया है, कुछ उम्मीद लगती है क्या? उन्होंने कहा 48 घंटा से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा।
हम लोगों ने कहा क्या आप कह रहे हैं, 40 दिन हो गए हैं और डीजीपी से लेकर सीआईडी से लेकर तमाम जांच एजेंसियां कुछ भी तलाश नहीं पाई है और आप कह रहे हैं 48 घंटे का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा मैं कहाँ कह रहा हूं कि बच्चे को मैं जिंदा ला दूंगा, लेकिन यदि बच्चे का अपहरण हुआ और बच्चे के साथ कुछ हो भी गया है तो केस तो डिटेक्ट होना चाहिए। जी जी। हम लोगों ने अपनी मर्जी से, देखिए वो जमाना वीडियो का नहीं था, हम लोगों ने 48 घंटे को 72 घंटे कर दिया। अच्छा। इसके बाद देखिए भट्टी पटना से चलते हैं तब सड़कें भी खराब थी, छपरा गोपालगंज के ही रास्ते में, छपरा में आधे घंटे रुकते हैं। अच्छा। वहां तब की पुलिस का मुर्दाबाद होता है, भट्टी का जिंदाबाद होता है और भट्टी गोपालगंज की ओर चले जाते हैं। हम सबों को लगता है कि इस आदमी ने किया क्या, भाई आधा घंटा रुके, आधा घंटा में क्या बुखार लेंगे। बिल्कुल। लेकिन 39वें घंटे में बच्चा बरामद हो जाता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, भट्टी की स्पेशल टीम बरामद कर लेती है। तब हम लोगों ने कहा कि ये हुआ कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सिप्रा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जी। 40 दिन हो गए थे, बच्चे का पता ही नहीं था, पूरे बिहार की पुलिस लग चुकी थी और जब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने को भट्टी को जिम्मा दिया गया और भट्टी पटना में आकर बोली कि 48 घंटा, हम लोगों ने कहा 72 घंटा, 39वें घंटे में बच्चे की बरामदगी हुई। तो ये बरामदगी हुई कैसे जी। हम लोगों ने अनौपचारिक रूप से ऑफ द रिकॉर्ड भट्टी से पूछा। भट्टी ने कहा कि देखिए पुलिस को काम करना होता है। जब मैं आया तो मुझे लगा कि यदि इतना वक्त हम गुजारेंगे, जो रटी रटाई पद्धति है पुलिस की, तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो मैं गोपालगंज का एसपी था, मैंने कहा छपरा के एसपी को, सिवान के एसपी को, हाजीपुर के एसपी को, गोरखपुर के एसपी को, मोतिहारी के एसपी को, बेतिया के एसपी को, सीतामढ़ी के एसपी को कि आपके जिले के जो टॉप 5 क्रिमिनल्स हैं उनका नाम और ठिकाना मुझे बताइए, चाहे वो जेल के भीतर हो चाहे वो जेल के बाहर हो। जब ये मालूम हो गया कि टॉप 5 में ये क्रिमिनल्स हैं, इसके बाद भट्टी की टीम ने एक साथ 40 अपराधियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। अच्छा। अब ये पूरा अंडरवर्ल्ड में कोहराम मच गया कि अभी तो हमने कुछ किया नहीं है और ये इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो लोग अपने एसपी से बात करते या अपने जानने वाले पुलिस वाले से बात करते, तो कहा जाता कि आप गोपालगंज एसपी से बात कर लीजिए। भट्टी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, देखो ये बच्चा छपरा से किडनैप हुआ है, ये बच्चा किसने किडनैप किया मुझे बताओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब ये उल्टी कहानी हो गई, अब पुलिस उस बच्चे को नहीं खोज रही थी, अब अपराधी अंडरवर्ल्ड खोज रहा था, 40 बड़े गिरोह खोज रहे थे कि यदि हमने नहीं किया तो किसने किया जी। और यदि किसी दूसरे ने किया तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ, जो 40 गैंगस्टर जो मतलब जिनके ठिकाने तहस नहस किए गए थे, उनमें से एक गैंगस्टर था, उसने ही बच्चे को किडनैप किया था। अच्छा। और उस गैंगस्टर की पत्नी और उसके 2 साल का बच्चा अब भट्टी के कब्जे में था। ओके, बिल्कुल फिल्मी कहानी, बिल्कुल फिल्मी कहानी है। बिल्कुल। अब उसने ये कन्फेस कर लिया कि हाँ बच्चा मेरे पास है। अच्छा। हाँ है किडनैप बच्चा। तो कहा जाता है कि भट्टी ने पूछा कि बच्चा है, तुमने उठाया तो बच्चा जिंदा है कि नहीं है। तो उसने कहा कि बच्चा जिंदा है। आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, हम बच्चा वापस कर देते हैं। तो भट्टी ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, यदि अपहरण किए हुए बच्चे का हाथ टूटा होगा तो तुम्हारे बच्चे का भी हाथ टूट जाएगा। तो भट्टी उस लेवल के सख्त पुलिस अधिकारी हैं। तो इसका परिणाम ये निकला कि उसने ठिकाना बताया कि मिर्जापुर में फला जगह बच्चा है, किडनैप किया हुआ बच्चा है। जब वह बच्चा वहां छोड़ दिया गया तब इसके बच्चे को यहां छोड़ा गया और उस अपराधी की गिरफ्तारी हुई। तो देखिए वो उस लेवल के पुलिस पदाधिकारी हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बनता कौन है, जी जी। क्या संदेश जाना है, क्या संदेश दिया जाना है। बहरहाल बिहार पुलिस का मुखिया कौन होगा, देखिए इसके सिंगल तो नहीं रह पाएंगे, यह बात पक्की है। जी जी। अब दिनेश सिंह बिष्ट बनते हैं, आलोक राज बनते हैं, आरएस भट्टी बनते हैं, यह तेजस्वी यादव को फैसला करना होगा यदि वो एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं और बिहार में उनका राज तिलक होता है। तो हमने आपको आरएस भट्टी के बारे में बताया कि आखिर वो किस तरीके के पुलिस ऑफिसर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो फिर वो बिहार में पुलिस का मुखिया किससे बनाते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।